प्रीति राठी केस साल 2013 का वो केस जिसने लड़कियों और महिलाओं के दिलों में ऐसा डर पैदा कर दिया था कि इस केस के बाद लड़कियों ने बाहर निकलना बंद कर दिया था। इस केस में हुई दरिंदगी को लेकर पूरा देश रोया था और इस केस की पैरवी कर रहे वकील ने इस केस में हुई हैवानियत को महिला जाति के ऊपर हुई अब तक की सबसे खौफनाक घटना करार दिया था। और इस केस की सुनवाई कर रहे जज ने फैसला सुनाते हुए एक बहुत ही अहम टिप्पणी की थी, जिसको सुनकर लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। आखिर क्या थी ये घटना और किसके साथ घटी थी, जानेंगे पूरी कहानी विस्तार से। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल स्टोरी हंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। बात है 1 मई 2013 की। यही वो तारीख थी जिसने दिल्ली के नरेला में रहने वाली एक 23 साल की लड़की की ज़िंदगी पर ग्रहण लगा दिया था। प्रीति राठी परिवार की सबसे लाडली और होनहार लड़की थी। उसके बहुत से सपने थे और इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए वो दिलो जान से मेहनत में जुटी हुई थी और उसकी मेहनत का उसे फल भी मिल गया था। यानी प्रीति का सिलेक्शन इंडियन नेवी में बतौर नर्स हुआ था और इसी बात से प्रीति का पूरा परिवार उस दिन बड़ा ही खुश था और उस पर गर्व भी महसूस कर रहा था। अब जैसा कि प्रीति का सिलेक्शन हुआ था तो उसे अब सभी कागजी कार्यवाही के बाद अपनी नौकरी को ज्वाइन करना था और उसके लिए उसे दिल्ली से मुंबई के कोलाबा में स्थित नेवी ऑफिस रिपोर्ट करना था और इसीलिए प्रीति मुंबई जाने को तैयार होती है। अब जैसा कि हमारे इंडियन फैमिली में होता है कि जब किसी परिवार के बच्चे को कहीं बाहर भेजा जाता है तो उसके परिवार से कोई ना कोई उसे छोड़ने जरूर जाता है और ऐसा ही प्रीति के साथ भी होता है। उस दिन प्रीति को छोड़ने उसके पिता अमर सिंह राठी, चाचा विनोद कुमार और चाची सुनीता उसके साथ जा रहे थे। सभी लोग एक साथ स्टेशन पर पहुंचते हैं और सभी हंसते मुस्कुराते अपनी यात्रा दिल्ली से मुंबई तक तय करते हैं। दिल्ली से मुंबई तक की दूरी लगभग 1400 किलोमीटर है। तो इस यात्रा के दौरान ट्रेन में बहुत से लोगों का आना जाना लगा हुआ था। उसी समय ट्रेन में एक लड़का बहुत ही अजीब हरकतें भी कर रहा था। वो कभी ट्रेन की बोगी से इधर जाता तो कभी कुछ देर बाद वापस प्रीति के आसपास आकर खड़ा हो जाता था। उसने अपने चेहरे को पूरे तरह से कवर किया हुआ था जिससे कोई उसे पहचान ना सके। उसके इस बिहेवियर को देखकर प्रीति के घर वालों को भी कुछ अजीब सा शक होता है और वो लोग और भी सतर्क हो गए थे और वो प्रीति के आसपास ही रहने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह से अगला दिन यानी 2 मई 2013 आ जाता है। ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए मुंबई के मांद्रा स्टेशन पर पहुंच जाती है। प्रीति अपने परिवार के साथ ट्रेन से उतर जाती है और सभी लोग अपना सामान उठाकर स्टेशन से बाहर की ओर चलने लगते हैं। अब जैसा कि दिल्ली से मुंबई तक की दूरी कई सौ किलोमीटर की है तो सभी लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, लेकिन प्रीति कुछ ज़्यादा ही थकी हुई महसूस कर रही थी और इसी वजह से वह धीरे धीरे चल पा रही थी और वो अपने पापा और चाचा से कुछ कदम पीछे चल रही थी। लेकिन जब प्रीति को इस बात का एहसास होता है कि वो अपने घर वालों से कुछ ज़्यादा ही पीछे होती जा रही है तो वो अपने कदमों को जल्दी से आगे बढ़ाना शुरू करती है जिससे वो अपने पापा और चाचा चाची के साथ साथ चल सके। लेकिन जैसे ही प्रीति ने अपने कदमों को आगे बढ़ाना शुरू किया तभी अचानक उसे एहसास होता है कि मानो किसी ने उसे कंधे पर हाथ रखकर छुआ है। प्रीति अचानक अपने कदमों को रोकती हुई तुरंत पीछे मुड़कर देखती है कि न जाने किसने उसे इस अनजान शहर में पीछे से टच किया है और जैसे ही प्रीति का चेहरा पीछे की ओर घूमता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाती है क्योंकि पीछे वही लड़का था जो उसके साथ ट्रेन में यात्रा कर रहा था और जिसने अपना मुंह कपड़े से छिपाया हुआ था और लगातार ट्रेन में चक्कर काट रहा था। अब इससे पहले कि प्रीति कुछ समझ पाती या कुछ पूछ पाती उससे पहले ही वो लड़का एक डब्बा निकालता है और उस डब्बे को पूरा का पूरा प्रीति के चेहरे पर उड़ेल देता है। प्रीति को कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन कुछ सेकंडों में ही प्रीति जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है।
प्रीति की आवाज़ जैसे ही उसके पिता और चाचा चाची सुनते हैं तो वो दौड़कर वापस उसके पास आते हैं और प्रीति के आसपास लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब वे लोग प्रीति को देखते हैं तो वो ज़मीन पर पड़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और उसने अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखा हुआ था। प्रीति की हालत को देखकर लोगों को समझ आ गया था कि प्रीति के चेहरे पर एसिड फेंका गया है। जब प्रीति के ऊपर एसिड फेंका जाता है तो उसके कुछ छींटे उस समय उसके पास रहे अन्य लोगों पर भी पड़ जाते हैं और उनके हाथों पर भी जलन शुरू हो जाती है। उनमें से एक शख्स का नाम सलीम शेख बताया जाता है। प्रीति की हालत को देखते हुए वहाँ के रेलवे अधिकारी प्रीति को हॉस्पिटल भेजने की तैयारी शुरू कर देते हैं और उसे पास के ही एक हॉस्पिटल गुरु नानक रिसर्च सेंटर में भर्ती करवाया जाता है। उधर दूसरी तरफ उस लड़के जिसने प्रीति के ऊपर एसिड फेंका था उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आखिर किसने प्रीति के साथ ऐसी हैवानियत भरी हरकत की है। तभी उस दौरान प्रीति के पास खड़े सलीम शेख नाम के व्यक्ति द्वारा उस डब्बे को उठाकर देखा जाता है कि आखिर इस डिब्बे में ऐसा क्या था जिसने प्रीति की ऐसी हालत की है। उस खाली पड़े डब्बे को उठाकर देखने से महसूस होता है कि उसमें एसिड था और उसी को प्रीति के ऊपर डाला गया था। अब जैसे ही समीर को मालूम हुआ कि प्रीति के ऊपर एसिड अटैक हुआ तो वो तुरंत उस लड़के के पीछे दौड़ना शुरू करता है जिसने प्रीति की ये हालत की है और अपने साथ रहे दो व्यक्तियों को भी उसे पकड़ने को कहता है। समीर शेख और उसके साथ चल रहे दो दोस्तों ने उस नकाबपोश लड़के को आखिरी बार देखा था जिसने प्रीति के ऊपर एसिड अटैक किया था। वो तीनों ही उस लड़के को पकड़ने उसके पीछे भागते हैं, लेकिन वो नकाबपोश लड़का उनकी आंखों से छुपकर भीड़ में कहीं गायब हो जाता है। प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है और वहीं पर उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, जबकि समीर शेख और प्रीति के घरवालों को मुंबई के ही केबी भाभा हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लेती है और प्रीति के परिवार और समीर शेख के बयान पर पंचनामा भरना शुरू करती है। पुलिस घटनास्थल से कुछ सबूतों को जुटाने की कोशिश करती है और मौके से उस डब्बे को भी बरामद कर लेती है जिसमें हमलावर एसिड भरकर लाया था। उधर प्रीति को जल्दबाजी में गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन वहां पर उसे वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी जो उसके इलाज में ज़रूरी थी। उसकी ज़रूरत को देखते हुए उसे कुछ समय बाद ही गुरु नानक हॉस्पिटल से मसीना हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता है और मसीना हॉस्पिटल में ही उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। उधर दूसरी तरफ पुलिस घरवालों और रेलवे स्टेशन से पंचनामा भर के सीधे प्रीति के पास मसीना हॉस्पिटल प्रीति का बयान लेने पहुंचती है और जब पुलिस हॉस्पिटल प्रीति के पास पहुंचती है तो पता चलता है कि प्रीति की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। जख्म इतना गहरा था कि प्रीति की आवाज़ जा चुकी थी। प्रीति का चेहरा पूरी तरह जल चुका था। उसकी गर्दन और पेट भी पूरी तरह से एसिड से झुलस चुके थे, जिसकी वजह से प्रीति बयान देने की हालत में नहीं थी। लेकिन प्रीति के चेहरे और शरीर पर इतने गहरे घाव होने के बावजूद वह बहुत ही बहादुरी से अपनी इस हालत से जूझ रही थी और अपनी भावनाएं कागज़ पर लिखकर बयान कर रही थी। वो अपने माता पिता और डॉक्टरों से भी कागज़ पर ही लिखकर बातें कर रही थी और अपने सवालों के जवाब जानने की कोशिश कर रही थी। अब इस एसिड अटैक की खबरें धीरे धीरे मीडिया और लोगों तक भी पहुंचनी शुरू हो गई थी। देखते ही देखते ये खबर अखबारों की सुर्खियां बन गई थी और ये मुद्दा पूरे देश का ऐसा केस बन गया था कि पूरे देश में सिर्फ इसी की चर्चा चल रही थी और लोग इस केस को लेकर सड़कों पर उतरने लगे थे और प्रीति को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे थे। इसके चलते पुलिस पर भी दबाव बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन पुलिस के सामने भी एक बड़ी समस्या ये थी कि इस केस में उसके पास कोई भी क्लू नहीं था कि ये एसिड अटैक किसने किया है। इसके बावजूद पुलिस ने स्टेशन पर मौजूद लोगों के बयान के अनुसार उस हमलावर लड़के का स्केच तैयार करवाया और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई, लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ अभी भी कुछ नहीं लग पा रहा था। इसी बीच 4 मई 2013 को पवन कुमार नाम का एक लड़का प्रीति की बहन को फ़ोन करके
प्रीति की तबीयत के बारे में पूछता है। पवन कुमार बीटेक का स्टूडेंट था और वो प्रीति को पहले से जानता था। अब ये बात प्रीति की बहन अपने पिता को बताती है और उसके पिता इसकी सूचना जांच कर रहे अधिकारियों को देते हैं कि पवन कुमार नाम के एक लड़के ने प्रीति के बारे में फ़ोन करके पूछा है। अब पुलिस इस पवन कुमार नाम के लड़के की तस्वीर प्रीति को दिखाती है और पूछती है कि क्या तुम इस लड़के को जानती हो। तो प्रीति जवाब में पेपर पर 3 नाम लिखती है, पवन कुमार, अंकुर पवार और सत्यम। प्रीति ने इशारा किया कि फ़ोटो में दिख रहा लड़का इन तीनों में से ही कोई एक है। अब जैसा कि पवन कुमार ने प्रीति के बारे में फ़ोन करके उसकी हालत जानने की कोशिश की थी और प्रीति ने उसके फ़ोटो को भी पहचाना था, तो पुलिस शक के आधार पर पवन कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। इस गिरफ्तारी की खबर सुनकर लोगों का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो पवन कुमार को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की मांग करना शुरू कर देते हैं। उधर प्रीति की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी और उसकी हालत में कोई सुधार नहीं दिख रहा था। उसकी कई इंटरनल सर्जरी भी की गई थी, लेकिन बावजूद इसके उसके कई इंटरनल ऑर्गन खराब हो रहे थे और उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। मसीना हॉस्पिटल के डॉक्टर ने प्रीति की हालत को देखते हुए उसे बॉम्बे हॉस्पिटल रेफर कर दिया ताकि प्रीति की हालत में कोई सुधार हो सके। और इसका एक कारण ये भी था कि इस केस को लेकर लोगों का सीधा जुड़ाव हो गया था और लोग प्रीति की हालत को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। इसलिए सरकार भी इस केस को सीरियस लेते हुए प्रीति के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ती है और उसका अच्छे से इलाज करने का वादा करती है। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर होता है और प्रीति की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ना शुरू हो जाती है और प्रीति वेंटिलेटर सपोर्ट पर चली जाती है। अब प्रीति को अपनी इस हालत से लड़ते हुए लगभग 20 से 25 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन प्रीति और इसका इलाज कर रहे डॉक्टर्स हार नहीं मानते हैं और लगातार उसके इलाज में लगे रहते हैं। लेकिन फिर एक दिन 1 जून 2013 को प्रीति की दिल की धड़कन रुकने से मौत हो जाती है। प्रीति की मौत से पूरा देश गुस्से और गम से भर जाता है और हर जगह प्रीति के दोषी को सज़ा सुनाने की मांग बढ़ जाती है। फिर प्रीति के घरवालों द्वारा उसका अंतिम संस्कार करने को लेकर एक रैली निकाली जाती है और सीबीआई जांच की मांग की जाती है और सरकार प्रीति के घरवालों की ये मांग को मानते हुए प्रीति का अंतिम संस्कार करवा दिया जाता है। प्रीति की मौत से अब लोगों की सिर्फ एक ही मांग थी कि उसके कातिल को जल्द से जल्द सज़ा सुनाई जाए और पुलिस पर भी इसका दबाव बढ़ने लगता है। उधर पुलिस ने पवन कुमार नाम के एक लड़के को गिरफ्तार किया था, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था। अब पुलिस को अपनी खुफिया जांच से पता चलता है कि उस दिन पवन कुमार मुंबई में नहीं था बल्कि रोहतक में था। अब पुलिस एक बार फिर से अपनी जांच में वहीं पर खड़ी हो जाती है जहां से उसने इस केस की शुरुआत की थी। अब अंत में थक हार कर प्रीति के पिता की मांग पर इस केस की जांच सीआईडी मुंबई को सौंप दी जाती है। इस केस को हाथ में लेते ही सीआईडी मुंबई सबसे पहले प्रीति राठी के घर जाती है और जांच शुरू करती है और आसपास के लोगों और प्रीति के रिश्तेदारों से पूछताछ करना शुरू करती है। तभी सीआईडी को पूछताछ के दौरान पता चलता है कि पड़ोस में रह रहे अंकुर नाम का एक लड़का प्रीति के पीछे पड़ा हुआ था और वो प्रीति से एक तरफा प्यार करता था, लेकिन प्रीति ने उसे साफ साफ मना कर दिया था और वो सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देना चाहती थी। लेकिन अंकुर ने उसे धमकी दी थी कि वो उसी से शादी करेगा, नहीं तो इसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। अब ये सब बातें जैसे ही पुलिस को पता चलती है तो वह सबसे पहले अंकुर को पूछताछ के लिए बुलाती है। उसके बाद पुलिस अंकुर से उस दिन के बारे में पूछती है कि 1 मई को तुम कहाँ पे थे, तो अंकुर पुलिस के किसी भी सवाल का जवाब सही से नहीं दे पाता है और अपने बयानों को बदलता रहता है। तभी पुलिस की नज़र अंकुर के हाथों पर पड़ती है। उसके हाथों पर ऐसे ही जख्म के निशान थे जैसे कि एसिड से जलने पर होते हैं। अब पुलिस का शक अंकुर के ऊपर और भी गहरा हो जाता है और वो अंकुर को मुंबई लेकर आ जाती है और उससे अच्छे से पूछताछ की जाती है और ये साफ हो जाता है कि प्रीति पर एसिड अंकुर ने ही फेंका है और अंकुर पवार द्वारा ये मान भी लिया जाता है।
अंकुर बताता है कि वो प्रीति को पसंद करता था और उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन प्रीति ने उसकी इस बात को मानने से मना कर दिया था और इसी बात को लेकर अंकुर प्रीति से गुस्सा था। अंकुर के गुस्से की दूसरी वजह प्रीति का नेवी में सेलेक्ट हो जाना भी था, जिसके कारण उसे रोज घरवालों से ताने मिलने शुरू हो गए थे। इन सब बातों को लेकर अंकुर प्रीति को सबक सिखाना चाहता था। अब प्रीति के 1 मई को मुंबई जाने की बात को जानकर अंकुर वही दिन चुनता है और उसी ट्रेन में सवार हो जाता है जिसमें प्रीति सफ़र कर रही थी। अंकुर बताता है कि वो ट्रेन में ही प्रीति के ऊपर एसिड फेंकना चाहता था, लेकिन ट्रेन में भीड़ होने की वजह से उसे मौका नहीं मिल पाया और अंत में उसने प्रीति के ट्रेन से उतरने पर उसके ऊपर एसिड फेंक दिया। जैसे कि अंकुर ने अपना गुनाह तो कबूल कर लिया था, लेकिन अभी भी पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे। अब पुलिस ये बात पता करने में जुट जाती है कि आखिर अंकुर के पास एसिड आया कहाँ से। अब पुलिस के द्वारा पता लगाया जाता है और पता चलता है कि अंकुर ने मुकेश भार्गव नाम के एक दुकानदार से एसिड ये कहते हुए लिया था कि उसने अंकुर बैटरीज नाम से एक दुकान खोली है और उसे उसके लिए सैंपल के तौर पर एसिड चाहिए, और उसने बतौर सैंपल ये एसिड एक हॉर्लिक्स के डब्बे में दिया था। और सबूत इकट्ठा करने के लिए अंकुर की इस दिन की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है, तो पता चलता है कि उस दिन की अंकुर की कॉल लोकेशन मुंबई के बांद्रा स्टेशन की ही थी। अब पुलिस उस दिन वहां मौजूद सलीम शेख नाम के व्यक्ति के सामने अंकुर को ले जाकर पहचान करने को कहती है और सलीम शेख उसे देखते ही पहचान जाता है। सभी पुख्ता सबूतों को आधार मानकर इस केस में अंकुर पवार को मुख्य आरोपी बनाते हुए चार्जशीट फाइल की जाती है और मामले की सुनवाई स्पेशल सिविल कोर्ट ग्रेटर मुंबई में शुरू होती है। कई बार अंकुर को जब कोर्ट में सुनवाई के दौरान लाया जाता था, तभी भी अंकुर विक्ट्री साइन दिखाता था और अंत में सभी गवाहों और सबूतों को देखने के बाद आईपीसी की धारा 302 और धारा 326 बी के तहत फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। और ये दुनिया का पहला ऐसा केस बन जाता है जिसमें एसिड अटैक करने वाले को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए मिलते हैं आगे दूसरी ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।